हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्राओं के लिए जो सोशियोलॉजी ले रखे हैं, यानी समाजशास्त्र से बिलोंग करते हैं। उनके लिए आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास में उनके लिए नया मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा जो कि आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और जिनका प्रश्न पत्र अभी तक जनरेट नहीं हुआ था उनका भी जनरेट हो चुका है और परीक्षा फॉर्म भी फिल हो चुका है। तो सबका पेपर बस नज़दीक ही है और अच्छे से सभी लोग तैयारी करते रहिए फटाफट। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और एक दूसरे को वीडियो को जल्दी ही शेयर करते रहिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के मॉडल पेपर की तरफ कि किस तरीके से प्रश्न आया है। तो आइए दोस्तों रुक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा आज का आपका ये मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से है प्रश्नों के साथ, जो आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके पेपर में। ये है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर समाज शास्त्र। प्रश्न पत्र है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। टाइम है आपको 3 घंटे का, यानी आपका पुनरावृत्ति लेके चल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं खंड आ से और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न आपका आता है कि सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें हम तो इसमें लिखना होगा कि आज विश्व समाज में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक यानी सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसमें सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तन किया अपितु उसमें क्रांति का श्री गणेश भी किया। परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की देन है। 21वीं शताब्दी के सामाजिक परिवर्तन यानी सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विज्ञान के अनेक चमत्कारों में एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का है। सभ्यता के विकास प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर था, इसलिए एक स्थान पर घटी कोई घटना अन्य जगहों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। और जैसे परिवार में हुई प्रत्येक गतिविधियों पर हर सदस्यों का विदित होते हैं, उसी प्रकार आज विश्व समाज का प्रत्येक गतिविधि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी को पता चल जाता है। जैसे टेलीविज़न और कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति लाकर सामाजिक संबंधों को पूरी तरह प्रभावित कर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद फिर आपका आता है मोबाइल, लैपटॉप प्लस और सारी चीज़ें ऐसे हो गई जिससे कि सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बन गई है आज के विश्व स्तर पर। दूसरा नंबर आता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों। इसमें लिखना होगा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा वह जाति अपने से उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण इसलिए करता है ताकि उसकी भी परिस्थिति उच्च हो जाए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा का और शब्द का समाजशास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास जी ने किया, अतः उन्हीं के द्वारा परिभाषित इस शब्द का विवेचन अधिक उचित है। तो श्री श्रीनिवास जी के अनुसार क्या कही गई बातें हैं, उसमें ये इन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलती है। तो यही होता है संस्कृतिकरण। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपका। तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखना होगा कि आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिकीकरण है वो आधुनिकीकरण का मतलब होता है जैसे फैक्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री हो गई, व्यवसाय कोई चीज़ स्टार्ट कर दिया, तो ये होता है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो। अर्थात आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है। तो ये होता है आधुनिकीकरण। इसी में हालपर्ण जी ने लिखा है कि आधुनिकीकरण यानी आधुनिकीकरण रूपांतरण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है जिसे व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। स्पष्टतः आधुनिकीकरण एक ऐसा निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव भौतिक समृद्धि की ओर अधिक है। उसके में फिर आपका आता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें लिखना होगा आपको भूमंडलीकरण में कि किसी एक समाज जिसे कहते हैं देश हम
एक समाज का अन्य समाजों के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण है। इनकी ब्लैकवेल जी के अनुसार कहा गया है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीति एवं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर संगीत, वेशभूषा एवं जनसंचार क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ। यहीं पे रूड लवर जी के अनुसार कहा गया है कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना में भौगोलिक दूरी की एक कारक के रूप में महत्ता कम होती है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीयकरण। स्थानीयकरण किसे कहते हैं? स्थानीयकरण किसी बृहत अवधारणा को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थानापन्न करने की प्रक्रिया है। मैकिम मरियट जी ने अपने लघु एवं बृहत परंपरा के सिद्धांत में इसका प्रयोग इस अर्थ में किया है कि जब बृहत परंपरा का प्रयोग छोटे क्षेत्र के ऊपर किया जाने लगता है, अर्थात इसे हम लघु परंपरा के रूप में देखा जाने लगता है, तो उसे हम स्थानीयकरण प्रक्रिया से व्यक्त किया जाता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया से देशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनैतिक व्यवहारों की स्थानीय आधार पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। मैकिम मरियट जी ने कहा है इसमें कि जब बृहत परंपरा के संस्कृत तत्वों की गति नीचे की ओर होती है तो इस दौरान उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। वे लघु परंपरा के एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम स्थानीयकरण कहते हैं या हम कहते हैं प्रोचिलेशन कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, सार्वभौमिकरण। छठवां प्रश्न है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण किसे कहते हैं? सार्वभौमिकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड, जिसे कहते हैं हम RR, और मिल्टन सिंगर ने सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया। मैकिम मरियट ने सार्वभौमिकीकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उस अधिक विस्तार देने का व्यापक अर्थ में किया है। मैकिम मरियट ने सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब लघु परंपरा के तत्व जैसे देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनके क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, उनका मूल स्वरूप परिवर्तित होता है और वे बृहत्तम परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति किसे कहते हैं? सामाजिक क्रांति से तात्पर्य है कि परंपरा से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में उसे मूलभूत परिवर्तन, जिसके लिए समाज जागरूक नहीं रहता है। यह परिवर्तन सभी इस प्रकार हुआ होता है जिसमें सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं के बिना ख्याल किए ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्रांति के फलस्वरूप सरकार के रूप में परिवर्तन हो जाता है, समाज में एकता की कमी आती है और सामाजिक अस्त व्यस्तता में वृद्धि हो जाती है। हापर जी ने लिखा है कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र सामाजिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को एक दूसरे से संबद्ध रखने वाली राजनीतिक कड़ियाँ टूट जाती हैं। सरकार अस्थायी रूप से नहीं रह पाता और ना ही वह कार्यशील सत्ता के रूप में कार्य करती है। समाज की आधारभूत एकता समाप्त हो जाती है और सामाजिक तथा नैतिक नियम अदृश्य होने लगते हैं। यदि क्रांति महान होती है तो इसके परिणाम स्वरूप प्रमुख संस्थानों जैसे राज्य, धर्म, परिवार तथा शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है और वे पूर्ववत काम नहीं कर पाती हैं। तो ये आ जाता है आपका सामाजिक क्रांति के ऊपर। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका। अब इसमें लिखना है कृषक आंदोलन में हेडिंग डालेंगे कृषक आंदोलन। इसमें लिखेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने के कारण कृषि क्षेत्र में हलचल पैदा हो गई और भारतीय किसान आर्थिक आधार पर कमज़ोर होते चले गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसान की लगान जो है ऊंची दरों यानी जमींदारों इस क्षेत्रों में बेगार प्रथा की कठोरता
तथा अनेक नियम विरुद्ध बेदखली से परेशान होने के कारण कृषक आंदोलन सक्रिय होता गया। किसान महाजनों से बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेने के लिए विवश हुए और कालांतर में इसका प्रभाव किसानों की ओर बढ़ी हुई गरीबी के रूप में उजागर हुआ। प्रारंभिक कृषक आंदोलन में नील आंदोलन जो बंगाल में 1859 से 60 में सक्रिय हुआ। और तो इस तरीके से आपका 7वां प्रश्न था। उसका फिर आपका आता है 9वां प्रश्न कि पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताइए। इसमें लिखना होगा कि पर्यावरण आंदोलन संपूर्ण पर्यावरण में उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ताकि संपूर्ण पर्यावरण, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों सम्मिलित हैं, संरक्षित रह सके। पर्यावरण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए होता है। इनके अंतर्गत उन नीतियों और प्रथाओं में संशोधन की बात हो जाती है जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन में उत्तराखंड का सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन, भागीरथी और टेहरी परियोजना संरक्षण आंदोलन, मध्य प्रदेश और गुजरात का नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि प्रमुख हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर है कि सामाजिक उद्विकास किसे कहते हैं। अब इसमें आता है सामाजिक उद्विकास में कि शाब्दिक रूप से किसी वस्तु के फैलने अथवा बढ़ने की प्रकृति को उद्विकास कहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु को बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के बढ़ते हुए ढेर को उद्विकास नहीं कहा जा सकता। वास्तव में उद्विकास का संबंध उस फैलाव से है जिसमें कोई भी वस्तु सरल अवस्था में जटिल अवस्था में आती है, यानी कि सरल अवस्था से जटिल अवस्था में आ जाती है। जैसे रबड़ आपका होता है वो सरल अवस्था में तो होती है बट वो जटिल अवस्था में आ जाती है आपकी। तो इस तरीके से आपका सामाजिक उद्विकास के रूप में होता है। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन ए का। आपको सारे प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है। सेक्शन ए में आपके 10 प्रश्न हैं तो 10 के 10 आपको क्लियर कर दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद फिर आप खंड बा की ओर रुख करते हैं। खंड बा में आपका कि सेक्शन बी में है केवल 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति के मानदंडों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब इसमें आपका आता है कि भौतिकवादियों के अनुसार आर्थिक साधनों में अधिकाधिक वृद्धि ही प्रगति का एकमात्र मापदंड है, जबकि नैतिकवादियों ने आध्यात्मिक, चारित्रिक गुणों और मानवीय गुणों की वृद्धि की प्रगति का आधार मान लिया है। जीववादी जनसंख्या के गुणों को सर्वाधिक महत्व देते हैं। बुनियादी यानी कि बुद्धिवादी ज्ञान के संग्रह को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों ने संस्थागत नियंत्रक की वृद्धि को गति या प्रगति का आधार मान लिया है। ईएम्स बोगार्ट जी ने 14 मापदंडों का उल्लेख किया है जिन्हें हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। पहला तो आपका आता है कि सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक साधनों का लाभप्रद उपयोग। दूसरा कि शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से व्यक्तियों और अधिकाधिक संख्या में स्वस्थ होना। तीसरा कि स्वस्थ वातावरण में वृद्धि। चौथा मनोरंजन में उपयोगी साधनों में वृद्धि। पाँचवा पारिवारिक संगठनों की मात्रा में वृद्धि। छठा नंबर आता है कि पारिवारिक संगठन की मात्रा में वृद्धि। छठा फिर 7वां नंबर आता है कि व्यापार और उद्योग में जनता के अधिकारों में वृद्धि। 8वां नंबर सामाजिक दुर्घटनाओं, बीमारियां, बेकारी और मृत्यु के विरुद्ध सामाजिक बीमे की सुविधाओं में वृद्धि। 9वां नंबर समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन स्तर में विकास। 10वां नंबर सरकार और जनता के बीच पारस्परिक सहयोग की मात्रा में अधिक वृद्धि। 11वां नंबर कलात्मक पक्ष और अधिकाधिक प्रसार। 12वां नंबर मनुष्य में धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों का विशेष विकास। और 13वां नंबर आता है कि व्यावसायिक, बौद्धिक एवं कल्याणकारी शिक्षा का विस्तार। उसका फिर 14वां नंबर आता है कि सहयोगी अथवा सरकारी जीवन में वृद्धि। यानी कि बोगार्ट्स ने उपयुक्त 14 मापदंडों में जीवन के सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षात्मक, धार्मिक, नैतिक, कलात्मक और राजनीतिक सभी पक्षों में सम्मिलित किया है। इसका अर्थ है कि प्रगति को किसी एक आधार पर नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पक्षों में के संबंधित सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जो उपयुक्त मैंने आपको 14 मापदंड मैंने बताया वो आपको मूल रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट में कि सामाजिक आंदोलन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें आपका आएगा कि किसी भी सामाजिक आंदोलन की महत्ता
को पता उसके परिवर्तनकारी प्रभाव से लगाया जाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिक आंदोलन का महत्व सामाजिक परिवर्तन की दर तथा गति से जुड़ा हुआ है। यदि किसी समाज में परिवर्तन सामाजिक आंदोलन के कारण हुआ तो तभी सामाजिक आंदोलन को सार्थक कहा जाएगा, अन्यथा उनकी महत्ता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आंदोलन का रूप व्यक्तियों की इच्छा तथा उनकी अभिलाषा पर निर्भर करता है कि आखिर वे किस प्रकार के सामाजिक ढांचे का निर्माण करना चाहते हैं। कुछ सामाजिक आंदोलन चरम सफलता को प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ थोड़े समय बाद उन्हीं उद्देश्य को प्राप्त किए समाप्त हो जाते हैं, जिनका उपयोग कारण आंदोलन का विचारधारा, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजी, की अच्छाई और कमी कहा जा सकता है। यदि विचारधारा युग की आवश्यकता के अनुरूप है तो निसंदेह उसे वांछित सामाजिक परिवर्तन की आशा बढ़ जाती है। नई पीढ़ी के सदस्य सामाजिक विरासत, जो सोशियोलॉजी होते हैं, सोशल हेरिटेज होते हैं, उनके तत्वों का पुनर्मूल्यांकन और उनके अनुरूप व्यवहार करने को तैयार लिख लेते हैं। यहाँ पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया सामाजिक आंदोलन के लिए बाध्य करती हैं, जिसके अधिकांशतः कम उम्र के लोग हुआ करते हैं। मूर ने लिखा है कि समय समय पर वह एक ऐसी पीढ़ी अवतरित होती है जिसका विचार तथा दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा भिन्न हुआ करता है। भविष्य के बारे में उनका व्यवहार आदर्शात्मक होगा। इस प्रकार आशावादी विचार लेकर वे आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कोई भी समाज था अपनी सभ्यता का विकास नहीं कर सकते जब तक कि वे अपने सदस्यों के व्यवहारों को निर्देशित करने के लिए एक उच्च कोटि का आदर्श नहीं रख लेता। सामाजिक आंदोलन का वास्तविक प्रभाव समाज पर क्या पड़ा, इसका निर्धारण इस बात से पता चलता है कि सामाजिक संस्थाएं किन अंशों में इस आंदोलन से प्रभावित हुई। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न आता है कि भारत में सामाजिक क्रांति पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद फिर आपका आता है कि भारत में सामाजिक क्रांति पर प्रकाश डालिए। इसमें लिखना होगा कि क्रांति के परिणाम स्वरूप पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भंग हो जाती है और एक नया वर्ग शासन की सत्ता को अपने अधीन कर लेता है और नए नए आदेशों के अनुसार समाज की व्यवस्था को पुनर्गठित करता है। समाज में आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था पूर्ववत न रहकर कुछ परिवर्तन लिए हुए होती हैं। भारतवर्ष को जो स्वतंत्रता सन 1947 में प्राप्त हुई उसका श्रेय सामाजिक क्रांति को ही है। हाँ, यह बात अवश्य थी कि इस क्रांति में शांतिमय ढंगों को ही अपनाया गया था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अन्याय और शोषण से भारतीय जनता तबाह हो गई थी। भारतीय व्यक्ति अपने पुराने मूल्यों को लेकर चल नहीं सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर नए नए सामाजिक मूल्य लादे जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोगों की मनोवृत्तियाँ में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने अंग्रेजों का विवश किया और वह आपस की मनोवृत्तियाँ में किया जाए ताकि वह नए प्रकार के राष्ट्रीय व्यवस्था की फिर से स्थापना हो सके। कुछ भारतीय समाजशास्त्री यह मानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्रांति नहीं है। क्रांति का निर्धारण समाज के अधिकांश व्यक्तियों के व्यवहारों को देखकर किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज ने सरकार तथा जनता देश दोनों के सामूहिक प्रयत्नों से सामाजिक व्यवस्था को नए ढंग से बनाया जा रहा है, जिसमें समाज के अधिकतम लोगों का लाभ मिल सके। ग्रामीण समुदायों के लोग भी अब विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेषणों का प्रयोग कर रहे हैं और आज ग्रामीण समुदायों में भी बिजली की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें रेडियो, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ने को दी जा रही है ताकि वे परंपरागत विचारों के कुछ परिवर्तन आ सके। आज गांव की व्यक्ति भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अपना मत व्यक्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्हें हम क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली तथा जाति व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हुआ है, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। विवाह संस्था में भी मूल परिवर्तन हुआ है। पहले लोग संबंध ढूंढते थे, पारिवारिक परिस्थिति का पता लगाते थे, साधारणतः अपनी जैसे ही प्रतिष्ठित वाले लोगों के घर में वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। लेकिन आज शिक्षा तथा पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण हिंदू विवाह की मान्यताओं का ह्रास हो रहा है। अब लोग विवाह के लिए सवर्ण न देखकर यह देखने की व्यक्ति की अर्जित योग्यता क्या है, उसके पास धन और संपत्ति कितनी है। धर्म की महत्व भारतीय समाज पर पहले था
अब नहीं रहा। आज व्यक्ति उसे निरर्थक मानता है और रूढ़ियों प्रथाओं को ढकोसला समझता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के विचारों, सोचने समझने के तरीकों और मनोवृत्तियों में इतना अधिक संशोधन हुआ है कि क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं। तो ये होता है चौथा प्रश्न था कि भारत में सामाजिक क्रांति पर क्या प्रभाव था। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद फिर आपका आता है धर्मनिरपेक्षीकरण से क्या तात्पर्य है, क्या है। धर्मनिरपेक्षीकरण अथवा लौकिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परिणाम स्वरूप किसी समाज के धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवहार में भेदभाव समाप्त किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं थे, हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अनुयायी सर्वाधिक हैं। उनका व्यवहार जो अनेक उन धर्मों पर आधारित था, एक दूसरे के विरोधी हैं। अब धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की जा रही है। वास्तव में धर्मनिरपेक्षीकरण जिसे कहते हैं सेक्युलराइजेशन, जो बुद्धिवाद यानी कि रेशनलाइजेशन, और उसके बाद फिर आपका आता है आधुनिकीकरण यानी किसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक समाज में आधुनिकीकृत होना चाहता है। यही धर्मनिरपेक्षीकरण का आश्रय है। धर्मनिरपेक्षीकरण प्रत्येक तार्किक दृष्टिकोण से है। इसका अंतर्गत विश्व की व्याख्या विशुद्ध चिंतन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। प्रोफेसर निवास जी ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है। उन्होंने उनकी स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी तथा नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जाते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण में एक आवश्यक तत्व जिसे कहते हैं कार्य कारण संबंधों का प्रदर्शन है, जिसे हम बुद्धिवाद या रैशनल से संबोधित करते हैं। यदि उनका अस्तित्व किसी भी प्रकार का बना रहे तो उनके उचित जनमत का समर्थन नहीं मिल पाता। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण हिंदुओं में प्रचलित अधिकांश पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणाएं प्रायः समाप्त होती जा रही हैं। विभिन्न अग्रणी समाजशास्त्रियों यानी कि प्रोफेसर निवास आदि जी ने का मत है कि इस प्रक्रिया के कारण भारतवर्ष में अन्य जातियों की अपेक्षा हिंदू जाति के लोग अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि पवित्रता तथा अपवित्रता का धारण जो हिंदू में केंद्रीय महत्व रखती है और अधिकांश अंशों में व्यापक भी है, उनके अनेक कारणों से छीड़ होती जा रही है। हो सकता है कि इसका एक कारण धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के अतिरिक्त हिंदू धर्म के किसी एक केंद्रीय तथा देशव्यापी संगठन और उसके प्रधान का अभाव हो। यदि हिंदू धर्म में कोई केंद्रीय संगठन इस प्रकार का होता है तो इस बात का संभावना हो सकती थी कि परंपरागत पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा को कायम रखा जा सके, और इन धारणाओं को यदि किसी प्रकार कायम रखा जा सका तो इसका श्रेय जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली तथा ग्रामीण समुदाय को है, जो स्वयं परिवर्तित हो रहे हैं तथा उच्च और मध्य हिंदू वर्ग के लोग इस धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित हो रही हैं। उसके बाद फिर छठा प्रश्न आता है कि दलित आंदोलन पर टिप्पणी। अब दलित आंदोलन में लिखना होगा आपको कि अधिकार विहीन, सुविधा वंचित तथा अलाभकारी स्थिति वाले लोगों को निर्बल या दुर्लभ वर्ग जिसे कहते हैं वीकर सेक्शन से व्यक्त किया जाता है। इसी वर्ग के कुछ अपृष्ठ जातियाँ जो दलित से भी संबोधित होती हैं। दलित का अभिप्राय समाज में अत्यंत निम्न स्थान पर आसीन व्यक्ति से है। दलित आंदोलन का अर्थ है कि किसी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलित द्वारा विरोध प्रदर्शन। आज भारतवर्ष में दलित आंदोलन गांव, कस्बों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में भी दलित के समर्थन में प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी तथा अंबेडकर ने दलितों के लिए आवाज़ उठाया, और महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक कलंक है, और उन्होंने अस्पृश्यों के लिए हरिजन शब्द का आरंभ किया। जबकि अंबेडकर का मानना था क्योंकि हिंदू धर्म में ब्राह्य आडंबर, इसलिए दलितों के लिए हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उन्होंने
1935 ईस्वी में मनुस्मृति को चलाने की बात कही थी और हिंदूवाद की बुराइयों को सामने रखते हुए अपने समर्थकों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के को प्रेरित हुए। प्रांतीय स्तरों पर भी अनेक नेता दलित और समस्याओं के लिए संघर्षरत रहे। दक्षिण में नडारो आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नामशूद्र आंदोलन और पंजाब उत्तर प्रदेश में आदि धर्म आंदोलन आदि प्रारंभ हुए। मंगूराम ने अछूतों के धर्म को हिंदू धर्म से पहले को बताया और इनके अनुसार अछूत ही भारत के मूल निवासी हैं और उनका धर्म था आदि धर्म। श्री गुरु नारायण ने दक्षिण के तरणकोर में हिंदूवाद की एक समीक्षा विकसित किया और जिसका प्रभाव उनके इजाहवा समुदाय से लेकर पुलयो आदि से भी आगे तक चला। हैदराबाद PR वेंकट स्वामी ने अछूतों को आंदोलन के लिए जागृत करने का प्रयास किया और उसका आधार अपने में सुधार, शिक्षा में सुधार और सभी लोगों की समानता माना। 20वीं सदी के 20वें और 30वें दशक के दौरान दक्षिण और पश्चिम में हो रहे दलित आंदोलन ने भी मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति पर ध्यान दिया। मध्य प्रदेश के दलित यानी खासकर चमार गुरभासी राम के नेतृत्व में सन की सतनामी आंदोलन को फिर से जागृत किया और अंबेडकर महात्मा गांधी के मत से सहमत न होते हुए भी अछूतों को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में लाने का प्रयास किया। उन्होंने मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन भी शुरू किया। पूना पैक्ट में दलित आंदोलन को सशक्त करने का प्रयत्न किया गया और अछूत जातियों के लिए विधायी निकायों में आरक्षण को स्वीकार किया गया। पूना संधि सिफारिश से भी भारत सरकार अधिनियम 1935 की स्वीकृति ली गई, जिसके 1937 के चुनाव में विधानसभा में आरक्षण किया गया और 1937 के विधानसभा चुनाव में अंबेडकर पार्टी को स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ने भी भाग लिया और बाद में अंबेडकर ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बना लिया। और संपूर्ण दलित आंदोलन का यदि मूल्यांकन किया जाए तो इसके केंद्र में जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था का विरोध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर आपका आता है भारत में पश्चिमीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका, इसमें लिखेंगे आप लोग कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उत्पन्न होने वाले उन सभी परिवर्तनों से है जो प्रौद्योगिकी, विभिन्न संस्थाओं, विचारधाराओं और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल अंग्रेजी समाज की विशेषताओं का ही भारत में प्रसार होना नहीं, बल्कि इसका अर्थ केवल उन विशेषताओं को स्वीकृति देना है जो प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार सत्ता में परिवर्तन होते रहने से सामाजिक परिवर्तन की दशा उत्पन्न हो जाती है जो भारत के परंपरागत सामाजिक जीवन के विद्यमान नहीं था। इन विशेषताओं का मूल स्रोत कोई भी दूसरा देश हो सकता है। इस प्रकार लर्नर ने ऐसे परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द का उपयोग किया है। जो भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण कहा है। इस प्रक्रिया का आरंभ भारतीयों को अंग्रेज के संपर्क में लाने के फलस्वरूप अंग्रेज अपने साथ नई प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास और सामाजिक मूल्यों लेकर यहाँ आए थे। इनके प्रभाव में भारत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जो इतिहास में पहले कभी सामने नहीं आई। भारत में 19वीं शताब्दी में प्रारंभ से ही पश्चिमीकरण ने हमारी सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना आरंभ कर दिया। इस शताब्दी के प्रारंभ में सबसे पहले आधुनिक अधिकारी तंत्र का निर्माण हुआ, जो पुलिस और सेना की स्थापना हुई। कानून संहिताएं तथा न्यायालय को नवीन रूप मिला, जो रेलों, डाक व तार सड़कों और नहरों का विकास हुआ और कुरीतियों के विरुद्ध जनमत का निर्माण होने लगा था। स्कूल कॉलेजों की स्थापना के द्वारा एक नवीन राज्य की नींव पड़ी। पश्चिमीकरण में मानवतावाद का तत्व सबसे अधिक प्रभावपूर्ण रहा। इसी प्रभाव में से जाति, धर्म, आयु, लिंग और आर्थिक स्थिति के भेदभाव विरोध में जनमत तैयार हुआ। ओमेले का कथन है कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का सबसे स्पष्ट प्रभाव है दो रूपों में जो स्पष्ट हुआ है। इसमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का कारण था कि अनेक निम्न जातीय समूहों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन इसमें
नवीन उत्पन्न हो गई, क्योंकि व्यक्ति का धर्म बदल जाने के बाद भी उसकी संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक स्थिति नहीं बदल पाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया तथा कथित निम्न जातियों में यह प्रक्रिया कही कि अधिक तेजी से कार्य कर रही हैं। अब सभी जन समूहों की विशेषता बनती जा रही है। शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय, रहन सहन, विचारों, व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में इस प्रक्रिया के बढ़ते हुए रूप को सरलता से देखा जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण सभी जातियों अब समानता को दावा करने लगी हैं और इसके उपरांत भी आज यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी गाँव की अपेक्षा नगरों पर, छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों और दूरस्थ गाँव की अपेक्षा नगरों से लगे हुए गाँवों पर पश्चिमीकरण का प्रक्रिया का अधिक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारे प्रश्न आपके थे सेक्शन बी से। उसके बाद फिर आपका आता है खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न है कि माल्थस की जनसंख्या संबंधी सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। 9वां प्रश्न आता है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या कीजिए या परिभाषा दीजिए। सामाजिक प्रगति से यह किस प्रकार भिन्न है। 10वां प्रश्न है कि सूचना क्रांति में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। और 11वां प्रश्न आता है आपका कि सामाजिक सुधार आंदोलन का अर्थ एवं उद्देश्य लिखिए। तो ये प्रश्न आपको हम 2-2 प्रश्न करके एक अलग सी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और लॉन्ग होने के कारण मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको केवल सेक्शन ए और सेक्शन बी का प्रश्न हमने आपको क्लियर किया, और सेक्शन सी के प्रश्न को आपको हम 2-2 प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे या एक प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचत हो जाए और अच्छे से तैयारी भी कर लें और समझ भी आ जाए कि कैसे हमें क्या तैयारी करना है, छोटे छोटे टॉपिक किस तरीके से हम अपने दिमाग माइंड में बैठाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।